हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का कंप्लीट सिलेबस जो प्लेसमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे सारे प्लेसमेंट एग्जाम में आता है। अगर आप किसी भी आईटी कंपनी या एमएनसी में जॉब लेना चाहते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट एक इम्पोर्टेंट फेज होता है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। आज के सेशन में हम न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन को कवर करेंगे जिसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जो आपके एग्जाम में टाइम सेव करने में हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रीजनिंग एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी भी पढ़ाऊं, कमेंट में जरूर बताएं। आपके फीडबैक के बेसिस पर ही मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी। तो ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस। इन सारे टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। नोट्स एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन एंड इंटीजर। इंटीजर हमारा डिवाइड होता है नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। एंड जो होल नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर एंड जीरो को मिलाकर बनता है। एंड नेचुरल नंबर फोर पार्ट में डिवाइड होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इवन नंबर क्या होता है। वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, मीन्स आपका रिमाइंडर जीरो आए, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे आपके इवन नंबर है। जीरो भी आपका इवन नंबर होता है क्योंकि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर जीरो ही मिलता है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट को हम लास्ट डिजिट बोलते हैं, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर होगा। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं 6, 4, 8। इसका जो लास्ट डिजिट है वो आपका 8 है तो ये एक इवन नंबर है। 5, 6, 4 इसका जो लास्ट डिजिट है वो 4 है तो ये भी एक इवन नंबर है। 1, 1, 0 इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है तो ये भी एक इवन नंबर है। 1, 2, 6 इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये भी एक इवन नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये एक इवन नंबर है। इसे अभी आगे हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट इज ऑड नंबर। वो नंबर्स जो टू से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर आप इन नंबर्स को टू से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा ही नहीं। जब रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑड नंबर है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट मीन्स जो लास्ट डिजिट है वो आपको 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो आपका ऑड नंबर है। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं 2, 3, 5, 7। ये जो आपका नंबर है ये आपका ऑड नंबर है। आप इसे टू से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर आप इसे टू से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। यहाँ पर हमें प्राइम नंबर का डिफिनीशन गिवन है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। इसका मतलब है कि वो नंबर जो सिर्फ एक से या खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सारे नंबर आपके प्राइम नंबर हैं। क्योंकि अगर हम 2 को देखें तो ये केवल 1 से डिवाइड होगा एंड 2 से डिवाइड होगा, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए। तो जो आपका प्राइम नंबर होता है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर केवल 2 होते हैं। तो जहां पर भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर 2 मिले वो आपके प्राइम नंबर हो गए। सेम इसी तरह जो ये 3 है इसमें भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। पहला फैक्टर तो आपका 1 ही होगा एंड सेकेंड फैक्टर ये खुद 3 होगा। 5 में भी 2 फैक्टर होंगे 1 एंड 5। 7 के भी 2 फैक्टर होंगे 1 एंड 7। 11 के भी 2 फैक्टर होंगे 1 एंड 11। 13 के भी 2 फैक्टर होंगे 1 एंड 13। 17 के भी 2 फैक्टर होंगे 1 एंड 17। सेम इसी तरह 1 एंड 19 इसके होंगे एंड 23 के 1 एंड 23 होंगे। चलिए आप मुझे ये बताइए कि 1 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है।
तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 के कितने फैक्टर है, 1 केवल फैक्टर है एंड इसका कोई दूसरा तो फैक्टर है ही नहीं ना। और मैंने आपको बताया क्या था, प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ पर तो आपको एक ही फैक्टर मिला, इसका मतलब क्या है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2। ये एक अकेला इवन प्राइम नंबर है एंड बाकी के जो आपके प्राइम नंबर है वो आपके इवन नंबर नहीं है। 2 ही एक ऐसा नंबर है कि वो आपका इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सके, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। एंड कंपोजिट नंबर में आपके फैक्टर कितने होंगे, इसमें आपका मोर देन 2 फैक्टर होगा, एक फैक्टर आपका 1 होगा एंड सेकेंड फैक्टर जो नंबर है वही आपका होगा एंड इस नंबर को जो भी नंबर डिवाइड करेगा वो आपका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 रहेगा। अगर हम 4 को देखें तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से तो होगा ही। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिल गए, 3 मिल गए, जो मोर देन 2 है। तो ये आपका एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगर हम 6 को देखें तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए, जो आपका 2 से बड़ा है। तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर हो गया। 8 भी आपका एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा, 8 से भी होगा, ये 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगर हम 9 को देखें तो 9 1 एंड 9 से तो होगा ही होगा, इसके अलावा ये 3 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, मोर देन 2 है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। सेम इसी तरह अगर हम 10 को ले तो ये 1 एंड 10 से तो होगा ही होगा, इसके अलावा ये 2 से भी हो जाएगा एंड 5 से भी हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 हो गए, तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के केस में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, ये आपका 4 है। अगर हम 1 को देखें तो ये एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये केवल 1 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 होने चाहिए, यहाँ पर फैक्टर कितना है, केवल 1 है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर हम 2 को ले तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर फैक्टर आपको 2 मिल रहे हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर के केस में मैंने आपको बार-बार बताया है कि नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 होने चाहिए, तो 2 भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको 4 मिल गया। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से वो नहीं होता है। एंड स्मॉलेस्ट जो आपका नेचुरल नंबर है वो आपका 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं होल नंबर की। तो नेचुरल नंबर के साथ 0 भी इंक्लूड कर दो तो वो होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका क्या था, 1 2 3 4, ये था इनफाइनाइट तक। तो जो आपका होल नंबर है वो हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव नंबर की। तो वो नंबर जो 0 से छोटे होते हैं उन्हें हम निगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो 0 से छोटे क्या नंबर हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट तक। यहाँ पर आप याद रखें कि 0 आपका निगेटिव नंबर नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर की। तो अगर आप निगेटिव नंबर एंड होल नंबर को ऐड कर देंगे तो आपको इंटीजर मिल जाएगा। तो निगेटिव नंबर आपका कितना है, -1 -2 -3 -4, ये आपका माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कोई भी नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है वो आपकी हो जाती है इंटीजर। चलिए आप मुझे ये बताइए कि 0 कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर आंसर ये है कि 0 आपका ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव नंबर है।
अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की। वो नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सके, जिसमें p एंड q आपके इंटीजर हो एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 7/8, ये सब आपके फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन में आपके प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन आते हैं। तो इतना डिटेल जाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बता दिया उतना ही सफिशियंट है। अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर के, या फिर बराबर भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 5/3, 7/4, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सेम इसी तरह अगर हम लिखे 1/2 एंड 3/4, तो ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। और रही बात मिक्स फ्रैक्शन की, तो जिसमें एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2 1/3, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर को। वो नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें p एंड q आपके इंटीजर हो एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 3/5, -2/7, 1, 4, -9, ये सारे आपके रेशनल नंबर है। 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं, 4 को 4/1, 9 को -9/1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये p बाई q के फॉर्म में बन गया। आप इसे ऐसा ना सोचे कि ये 4 है तो ये p बाई q के फॉर्म में है ही नहीं, ये p बाई q के फॉर्म में है, आप इसे बना सकते हैं। 4/1 लिख दे ना, ये हो गया। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपने एक की पॉइंट नोटिस किया होगा कि जो भी आपके फ्रैक्शन है वो आपके रेशनल नंबर है ही है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर लें, हर फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो आपका ये रेशनल नंबर है एंड फ्रैक्शन है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही p बाई q के फॉर्म में है एंड दोनों में जो डिनोमिनेटर है q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस है, उसे आप ध्यान दीजिए। जो आपका फ्रैक्शन है इसमें जो आपका p एंड q है ये होल नंबर होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ p एंड q इक्वल टू होल नंबर। एंड जो आपका रेशनल नंबर है इसमें p एंड q आपका इंटीजर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा ही है p एंड q इंटीजर है। तो जो आपका रेशनल नंबर है उसमें आपके निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, बट फ्रैक्शन में आपके निगेटिव नंबर नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन हो जाए। हमेशा आप इस बात को याद रखें कि फ्रैक्शन ही आपका रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल कभी भी फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशनल में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों भी आ सकते हैं इंक्लूडिंग 0, बट फ्रैक्शन में आपके केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा 1/2, 3/4, 7/8, ये जो है आपका 1, 2, 3, 4, 7, 8, ये सब आपके होल नंबर है। एंड रेशनल नंबर में हमने एग्जांपल लिया था 3/5, -2/7, 1, 4, -9, ये सब आपके रेशनल नंबर थे। अगर मैं इसको बोलूँ ये रेशनल नंबर है तो जी हाँ ये रेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ -2/7 तो ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव नंबर आ गया ना। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। वो नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414213 सो ऑन। √3, इसकी वैल्यू होती है 1.732050 सो ऑन। पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.1415926535 सो ऑन। ई, इसे हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, इसकी वैल्यू होती है 2.7182812828 सो ऑन। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो आपका इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि अगर आप √2 की वैल्यू देखें तो ये क्या है 1.414213 एंड सो ऑन, मीन्स ये नंबर आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 1.444444 कुछ ऐसा, इस टाइप का कोई भी नंबर नहीं है। नंबर्स यहाँ पर डेसिमल के बाद चेंज हो रहे हैं,
तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सेम इसी तरह अगर हम रूट 3 को देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई की भी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है एंड ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। यूलर्स नंबर की जो वैल्यू है इसमें भी जो आपका डेसिमल वाला पार्ट है वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट अगर हम बात करें रेशनल नंबर की तो वो हो सकता है 1/2 हो, 3/4 हो, -5/1 हो। अगर हम 1/2 की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 0.5, 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 0.75 एंड -5/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो यहाँ पर जो आपका रेशनल नंबर है इसमें फाइनाइट एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं एंड यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख भी पा रहे होंगे ये आपका क्या है फाइनाइट डेसिमल है, इसमें भी आपका फाइनाइट डेसिमल है, इसमें तो आपका डेसिमल वाला पार्ट ही नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक रेशनल नंबर ले 1/3 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.333। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका ये डेसिमल वाला पार्ट है वो रिपीट कर रहा है एंड मैंने आपको बताया था कि जो आपका रेशनल नंबर होता है वो फाइनाइट एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो इसमें आपका डेसिमल वाला पार्ट रिपीट कर रहा है तो आपको मिल गया रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम एक एग्जांपल लें 2/3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6666। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेसिमल वाला पार्ट रिपीट कर रहा है। अगर हम ले 1/7 तो इसमें आ जाएगा 0.142857142857। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बार बार आपका क्या रिपीट कर रहा है ये वाला पार्ट 142857 यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बार बार क्या रिपीट कर रहा है 3 रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.3 इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। इसका मतलब यही होता है 0.3333। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या रिपीट कर रहा है डेसिमल में 6 रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.66 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। एंड इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या बार बार रिपीट कर रहा है 142857। यहाँ पर भी आपका 142857 आ गया, इसके आगे भी आपका 142857 ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.142857। इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टर्म आपका बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बीच कुछ ऑपरेशंस को देख लेते हैं। अगर आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आपको हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/2 को 1/3 के साथ ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5/6 जो एक रेशनल नंबर है। अगर आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेशनल नंबर लेते हैं 2 एंड इरेशनल नंबर √3 तो ये क्या है ये तो आपका एक इरेशनल नंबर है। अगर आप इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हो सकता है कि आपको रेशनल नंबर भी मिल जाए, हो सकता है आपको इरेशनल नंबर मिल जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप √2 को √3 के साथ ऐड करेंगे ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा √2 प्लस √3। बट अगर आप √2 को ऐड करेंगे -√2 के साथ ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेशनल नंबर मिल रहा है क्योंकि जब आप √2 को -√2 के साथ ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। 0 आपका एक रेशनल नंबर है बट यहाँ पर आपको क्या मिल गया था इरेशनल नंबर। तो जब आप इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हो सकता है कि आपको रेशनल नंबर भी मिल जाए या फिर हो सकता है इरेशनल मिल जाए। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल है। सेम इसी तरह अगर आप रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 - 2 करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, ये आपका एक रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। इसी तरह अगर हम इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है हमें रेशनल नंबर मिल जाए, हो सकता है इरेशनल नंबर मिल जाए। दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो अगर हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें रेशनल नंबर के साथ तो हमें मिलता है रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये मिल जाएगा 6। अगर हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर के साथ तो हमें मिल जाएगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें √2 के साथ तो ये हमें मिल जाएगा 5 √2।
अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करें √3 के साथ तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। आपको मिल क्या रहा है? ये तो मिल रहा है √6, ये क्या है? ये भी आपका इरेशनल नंबर है। बट अगर हम एग्जांपल ले √2 मल्टीप्लाई √2, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि आपका रेशनल नंबर है। तो जब आप इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको रेशनल नंबर भी मिल जाए या फिर इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। अब डिवीजन ऑपरेशन देख लेते हैं। अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर के साथ तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा एक्सेप्ट डिवीजन बाय 0। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 को डिवाइड करें 3 के साथ, 6 भी आपका रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 6/1 एंड 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि आपका एक रेशनल नंबर है। अगर हम एग्जांपल लें 1/2, इसको हम डिवाइड करें 3/4 के साथ, ये आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2/3 मिल जाएगा। ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जब रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर के साथ तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा एक्सेप्ट डिवीजन बाय 0। बट अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करें इरेशनल नंबर के साथ तो ये हमें मिल जाएगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। बट अगर हम इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर के साथ तो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम √2 को डिवाइड करें √3 के साथ, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो हमें मिल जाएगा क्या? ये मिल जाएगा इरेशनल नंबर। बट अगर हम डिवाइड करें √5 को √5 के साथ, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। बट 1 क्या है? ये तो रेशनल नंबर है। तो जब आप इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है? ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये सबको पता ही है कि फैक्टर क्या है। अगर हम बात करें फैक्टर के डेफिनेशन की, तो किसी नंबर n के वो नंबर्स जो n को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके बिना रिमाइंडर के, उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जिससे अगर हम n को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए, तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं उस नंबर के। अगर हम एक एग्जांपल लें 12, तो 12 को कौन-कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है, 12 डिवाइड कर सकता है। अगर हम इन नंबर से 12 को डिवाइड करें तो हमेशा हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। एक और एग्जांपल लेते हैं 15। 15 को कौन-कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 15 डिवाइड कर सकता है। इन नंबर से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपके फैक्टर है 15 के। सेम इसी तरह आप मुझे बताइए 18 के फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है। अगर हम इन नंबर से 18 को डिवाइड करें तो हमेशा हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये नंबर्स है ये 18 के फैक्टर हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 12। तो हमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अब हम कैसे करेंगे उसे समझते हैं। 12 अब किससे डिवाइड हो सकता है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 है, तो उससे हम चेक करेंगे 2 से ये डिवाइड हो रहा है, अगर नहीं होता तो हम 3 पर जाते, 3 से नहीं होता तो 6 पर जाते या 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जाते ही जाते। अब ये 2 से हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये 2 से नहीं हो रहा है तो हम 3 से चेक कर लेते हैं, ये 3 से हो रहा है तो यहाँ पर आ गया 1। तो हम 12 को लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 3।
तो ये हो गया किसके फॉर्म में? प्राइम फैक्टराइज़ेशन के फॉर्म में, क्योंकि 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या है ये मैंने आपको पीछे बताया है, तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊँगी, आप पीछे जाकर उसको देखें। आप इसे ये भी लिख सकते हैं 2 आपका कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 30, इसका हमें प्राइम फैक्टराइज़ेशन करना है। तो 30 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, हम 4 से चेक करेंगे, 4 से भी नहीं होगा, अब 5 से कर सकते हैं तो 5 से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1। तो 30 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये 30 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन है। एंड आप देख भी पा रहे होंगे कि ये सिर्फ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें 100 की, तो इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैलकुलेट करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 50, अगेन ये 2 से हो सकता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। अब 2 से ये नहीं हो पाएगा तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी ये नहीं हो पाएगा, हम 4 से चेक करेंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 हो गया। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। तो यहाँ पर आपका 2 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है एंड 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 100 का ये प्राइम फैक्टराइज़ेशन है। अगर हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज़ेशन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर नंबर क्या है n है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है p के पावर a मल्टीप्लाई q के पावर b मल्टीप्लाई r के पावर c। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 100 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। ये जो आपका 2 एंड 5 है ये आपका प्राइम नंबर है। सेम इसी तरह यहाँ पर p q r क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, हम पावर में 1 को ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर a प्लस 1 मल्टीप्लाई b प्लस 1 मल्टीप्लाई c प्लस 1। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, पावर में क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर पावर में कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 9। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 है। अब 100 के 9 फैक्टर कौन कौन से हैं उसे मैं लिख देती हूँ। एक तो आपका 1 हो जाएगा एंड 100 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इससे 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। एंड फैक्टर होता क्या है, फैक्टर वो वैल्यू होती है जिससे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो एक फैक्टर तो आपका 1 हो गया एंड सेकेंड 100 हो गया। इसके अलावा अगर हम 2 से 100 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, 4 से करें तो भी रिमाइंडर 0, 5 से करें तो भी रिमाइंडर 0, 10 से करें तो भी रिमाइंडर 0, 20 से करें तो भी रिमाइंडर 0, 25 से करें तो भी रिमाइंडर 0, 50 से करें तो भी रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर ये टोटल हमारे नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं। अगर इसको हम काउंट करें तो हमें 9 मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 120 को डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होकर 3 से होगा तो यहाँ पर क्या आ गया 5, 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 हमारा कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमने आपको बताया क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद जो पावर में आता है उसमें हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर पावर में क्या है 3, 3 प्लस 1 करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पावर में क्या है 1, 1 प्लस 1 से कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पावर में क्या है 1, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल गए 16। अब 16 फैक्टर कौन कौन से उसे भी मैं लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। वैसे आपसे ये पूछेगा नहीं बट मैं आपको बता दे रही हूँ, आपसे केवल ये प्रॉब्लम पूछेगा
कि आप हमें नंबर्स ऑफ फैक्टर बताओ, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जब हम किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 12 के सारे फैक्टर को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। इन सारे नंबर से अगर हम 12 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये फैक्टर हैं 12 के। तो हमें इन सारे का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12। तो ये आ जाएगा 432। ये तो हमें एक सिंपल प्रॉब्लम गिवन था तो हमने इजिली सॉल्व कर लिया। बट अगर हमसे पूछ देता कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर आप देख पा रहे होंगे 16 है। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर के पावर में n/2। नंबर को रिप्रेजेंट मैं कर देती हूँ कैपिटल N से, तो ये हो जाएगा n के पावर n/2। यहाँ पर आपका स्मॉल n क्या है? ये है नंबर्स ऑफ फैक्टर। अगर मैं एग्जांपल में 12 को लूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर क्या है? 12 है, 12 के पावर 6/2। तो ये आ जाएगा 12 के पावर 3। आप 432 को लिख सकते हैं 12 के पावर 3। अब ये फार्मूला कहाँ से आया मैं इसको वेरीफाई करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आप 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। एंड 2 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। एंड अगर आप 3 को 4 के साथ करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 के पावर 3। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या आया था हमारा 12 के पावर 3 ही तो आया था जब हमने ये परफॉर्म किया था। तो इससे हमारा ये फार्मूला वेरीफाई हो गया। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने पीछे कैलकुलेट किया तो हमें मिला था नंबर ऑफ फैक्टर 16। तो अब हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 120। तो ये हो जाएगी 120 के पावर n/2। हमें n कितना मिल गया है? स्मॉल n। ये है 16 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 120 के पावर 8। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम फैक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें हमें बोला है फॉर द नंबर 72। इस नंबर के लिए हमें फाइंड करना है सारे फैक्टर्स को। तो फैक्टर्स होते क्या हैं? वो नंबर्स जो 72 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, मीन्स हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वो सारे नंबर्स फैक्टर्स होते हैं। अब जो हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो 72 या 72 से छोटा ही होगा, क्योंकि 72 से तो बड़ा होगा ही नहीं ना, क्योंकि रिमाइंडर कब 0 आएगा? जब आपका नंबर 72 से छोटा हो या फिर 72 के इक्वल हो। तो यहाँ पर आपका 1 एंड 72 तो फिक्स रहेगा। अगर आप इससे 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर 2 से करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। 4 8 3 6 12 24 9 18 36 एंड 72। अगर आप इन नंबर से 72 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो ये आपको मिल गए फैक्टर्स। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? परफॉर्म द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसको भी मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। 72 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 36। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब इसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब ये 9 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको 3 से हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 72 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने इसी चीज को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अब थर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते थे? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट करते थे। एंड उसके बाद जो पावर में आता था उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पावर में क्या है? 3 प्लस 1 कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर पावर में क्या है? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 12 आ जाएगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 मिल गए। इसे आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे जो ये आपसे पूछा गया कि फाइंड ऑल द फैक्टर्स, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है। आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैंने आपको इसलिए ये बता दिया ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि बेसिकली हो क्या रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर। तो इसका हमने आपको फार्मूला बताया था n के पावर n/2, जहां पर आपका स्मॉल n क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर था। एंड जो ये n है ये आपको नंबर्स था जो गिवन है। तो यहाँ पर n आपको क्या गिवन है, 72 के पावर n, स्मॉल n क्या था, 12, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 72 के पावर 6। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन 999, इसका हमें होल स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर ये जो 9 है वो कितने नंबर्स ऑफ 9 है, ये हमें गिवन है 20 टाइम्स है, मीन्स 2020 9 है। इसका हमें होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना। अगर हम केवल 9 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ये हमें 81 मिलता है। बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये 9 है ये आपका 20 टाइम्स है। अगर हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ये तो बहुत बड़ी नंबर आएगी। तो जो नंबर आएगी उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करना है। एंड पूछा है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो पूछी है। थर्ड में पूछा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें सारे डिजिट का हमें सम कैलकुलेट करके बताना है। मीन्स अगर हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 आ रहा है, तो अगर हम इसके डिजिट का सम कैलकुलेट करें तो 8 + 1 9 हो जाएगा। सेम इसी तरह इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसके हमें डिजिट का सम कैलकुलेट करके फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपलेस्ट मेथड बताती हूँ। अगर आपको फाइंड करना है 999 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए सबसे पहले आप काउंट करें कि यहाँ पर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 4 - 1 करके 3 डिजिट को लिख लेंगे। उसके बाद आप 9 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 81। आपको 81 तो याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि 9 का स्क्वायर 81 आता है। तो यहाँ पर जो 8 है इसको लिख देंगे। इसके बाद आप 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3, उसके बाद 1, जो ये 81 का 1 था। सेम इसी तरह अगर आपको 999 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो 2 आप 9 लिखते, इसके बाद 8, फिर उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 1। अगर आपको 99 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ता तो आप 8 1 तो ऐसे लिखते ही लिखते। इसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 - 1 करके 1 डिजिट आएगा हमारा। तो यहाँ पर एक 9, यहाँ पर एक 0। अगर हम बात करें 9 का होल स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर 81 होता है। अब यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। अगर आप 1 - 1 करेंगे तो आपको 0 डिजिट मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे आपका 81 ही आ जाएगा। अगर हम करें 9999 का होल स्क्वायर, तो 81 तो आपका फिक्स रहेगा। इसके बीच में कुछ डिजिट आएगा, इसके पहले कुछ डिजिट आएगा। तो यहाँ पर कितने 9 है, 5 9 है। तो 5 - 1 करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 आप 9 लिख दे एंड यहाँ पर 4 0 लिख दे। अगर हम बात करें 99999 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, इसके लिए सबसे पहले आप 8 एंड 1 को लिख ले। यहाँ पर कितने 9 है, 6 9 है। तो 5 9 आप यहाँ पर लिख ले 8 के पहले एंड 5 0 आप 8 के बाद लिख लीजिए। अगर आपको फाइंड करना हुआ 99999, ये आपका 7 टाइम्स है। इसका होल स्क्वायर फाइंड करना होगा तो आप 8 1 तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि आपको पता है 9 का होल स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो 8 1 तो लिखना ही लिखना है। अब 8 के पहले आप कितने 9 से लिखेंगे, यहाँ पर आप काउंट करिए कितने 9 से है, 7 9 से है। 7 - 1 आपका कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो 6 यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए 8 के पहले एंड 6 0 आप लिख दीजिए 8 के बाद, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका हमें ये वैल्यू मिल गया। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये जो आपको 9 गिवन है ये 20 टाइम्स है। इसका हमें होल स्क्वायर करना है। ये जो 9 है 20 टाइम्स, तो इसका हमें होल स्क्वायर मिल जाएगा। सबसे पहले हम 8 1 को लिख लेंगे एंड यहाँ पर आप क्या आएगा, आपका 9 आएगा 20 - 1 टाइम। तो 20 में से -1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2019। तो यहाँ पर आ जाएगा 999, ये आपका आ जाएगा 2019 टाइम्स। एंड यहाँ पर 8 के बाद हम लिखेंगे 000, ये आपका आ जाएगा 2019 टाइम्स। तो ये हो गई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हमसे पूछा था। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर मैं बी लिख देती हूँ। एंड हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है,
टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितने डिजिट है? 20, 19 एंड यहाँ पर 8, ये आपका 1 डिजिट हो गया। एंड यहाँ पर कितने डिजिट है? 0, ये भी 20, 19 है एंड यहाँ पर 1। तो इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मिल ही जाएंगे। इसका हमें सम मिल जाएगा 20, 20 एंड इसका भी सम मिल जाएगा 20, 20। तो ये आ गया हमारा 20, 40। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्ट। जो ये रिजल्ट हमें मिला है इसके डिजिट का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि आपका 9 कितने टाइम्स था? ये 9 आपका था 20, 19 टाइम्स। इसके बाद आपका 8 था, इसके बाद 0 था, 0, ये भी आपका 20, 19 टाइम्स था। इसके बाद 1 था। यहाँ पर अगर आप 0 को ऐड करेंगे 20, 19 टाइम्स तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आप 0 में 0 को ऐड करिए ना, 0 ही मिलेगा। एंड 8 एंड 1 को ऐड करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 9, 9, 9, ये था 20, 19 टाइम्स प्लस ये 8 एंड 1 हमने किया तो ये एक 9 मिल गया। तो जब हम इसमें एक 9 को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9, 9, 9, ये मिल जाएगा हमें 20, 20 टाइम्स। तो इसके हमें सारे डिजिट का सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 9 कितने टाइम्स है? 20, 20 टाइम्स है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई 20, 20। तो ये आ जाएगा 18,180। क्योंकि अगर आपका 9 2 टाइम्स रहता है, अगर हमें इसके डिजिट का सम कैलकुलेट करना है तो हम 2 मल्टीप्लाई 9 कर देते हैं तो 18 मिल जाता है। अगर आप इसको सम कैलकुलेट करेंगे 9 प्लस 9 तो 18 ही मिलेगा। अगर आपका 9 3 टाइम्स है तो हम 3 मल्टीप्लाई 9 लिखते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर 9 आपका 20, 20 टाइम्स था, तो हमने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 20, 20 के साथ, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम पिछली प्रॉब्लम की तरह है, बस यहाँ पर पावर में 3 हो गया है। तो जब पावर में 3 हो जाए तो क्या रूल्स लगते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 9 का होल क्यूब क्या होता है। ये होता है 729। पिछली प्रॉब्लम में हमारा स्क्वायर था, तो वहां पर हमने देखा था 9 का होल स्क्वायर, जो हमें मिल गया था 81। यहाँ पर हम 9 का क्यूब करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब पूछा है। तो यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना हुआ 9 का होल क्यूब, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 729 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर 19 तो आएगा, इसके बाद 10 आ जाएगा एंड लास्ट में आपका 19 आएगा। अब अगर आपको फाइंड करना हुआ 999 का होल क्यूब, तो आप कैसे करेंगे? आप 729 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे एंड यहाँ पर कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 डिजिट। तो 29 यहाँ पर आ जाएगा एंड 29 लास्ट में। अब आपका 0 बचा। 0 कितने लगेंगे? 2 0 ही तो लगेंगे, यहाँ पर 7 के बाद 2 0। अब इसके बाद अगर आपको फाइंड करना हुआ 999 के पावर 3, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 729 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट है? 4 डिजिट। 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पर 39 आप स्टार्टिंग में लगाएंगे, 39 लास्ट में लगाएंगे। इसके बाद 30 आप 7 के बाद। अगर आपको फाइंड करना हुआ 99999 के पावर 3, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख दीजिए 729। इसके बाद यहाँ पर कितने 9 है? 5 9 है। 5 माइनस 1 4। 4 9 तो आपके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसके बाद आपका 4 0 आ जाएगा यहाँ पर एंड 4 9 तो लास्ट में आने ही आने हैं। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो 9 है ये 1010 टाइम्स है, इसके पावर 3, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके पावर 3 जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम 729 को लिख देते हैं। यहाँ पर 1010 टाइम्स 9 है, तो 7 के पहले कितने 9 आ जाएंगे? 1010 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1009। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1009 टाइम्स एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ये भी आ जाएगा आपका 1009 टाइम्स एंड यहाँ पर लास्ट में भी आपका 999 आ जाएगा एंड ये भी आपका रहेगा 1009 टाइम्स। बट स्टार्टिंग में भी आपका एक 9 है एंड जो ये 9 है ये आपका 729 का जो लास्ट वाला 9 है ये वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इसी में ऐड कर ले तो ये हो जाएगा आपका टोटल 1010 टाइम्स। तो ये हो गया इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था जिसमें हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी थी। हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट्स हैं उसे हमें फाइंड करना है।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9 आपका कितने टाइम्स है, 1009 टाइम्स है, तो यहाँ पर डिजिट कितने हो जाएंगे 1009। यहाँ पर 7 कितना है 1 डिजिट है +1। यहाँ पर 0 आपके कितने टाइम्स है 1009 टाइम्स है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद 2 आपका कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो यहाँ पर 1 डिजिट हो गया। प्लस यहाँ पर ये टोटल आपका कितने टाइम्स था 1010 टाइम्स, तो इतने डिजिट यहाँ पर है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1010 प्लस ये भी आपका आ जाएगा 1010 प्लस ये आपका 1010 तो है ही। जब हम इसे टोटल ऐड करेंगे तो 3030 डिजिट्स आ जाएंगे इस एक्सप्रेशन में। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स इन द रिजल्ट। इस रिजल्ट में जो डिजिट्स हैं उसका हमें सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये आपका 9 आ रहा है, ये आपका 1009 टाइम्स आ रहा है। 7 आपका 1 टाइम्स है एंड 2 भी आपका 1 टाइम्स है। बट आपका 0 कितने टाइम्स है 1009 टाइम्स है। आप अगर किसी में 0 ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो इसे तो आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 7 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका 1009 टाइम्स था, अगर इसमें आप एक 9 और ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1010 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ 9 को 1010 टाइम्स, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। प्लस यहाँ पर आपका 999 है, ये कितने टाइम्स है 1010 टाइम्स है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 9 को 1010 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 9090 प्लस 9090। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18180। तो सम ऑफ द डिजिट इन द रिजल्ट, इस रिजल्ट में सम ऑफ डिजिट हमें मिल गया 18180। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें बोला है द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर हमें गिवन है। इसका मैं स्क्वायर रूट लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद अगेन ये पीछे वाला नंबर रिपीट किया है 8 7 6 5 4 3 2 1, ये रिवर्स ऑर्डर में रिपीट किया है। इसका हमें स्क्वायर रूट गिवन है m। ये हमारा है क्यू टाइम्स। क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर ये 5 होगी तो ये जो m है ये आपका 5 टाइम्स आ जाएगा। m भी आपकी कोई वैल्यू हो सकती है। अगर m इक्वल टू हमारी 1 है एंड q इक्वल टू 5 है, तो ये 1 1 1 1 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 भी हो सकती है तो ये 2 2 2 2 हो जाएगा। 3 भी हो सकती है तो ये 3 3 3 हो सकता है। ये 4 4 4 भी हो सकता है। 5 5 5 5 5 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ m एंड q। मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो हमें m की वैल्यू मिलेगी एंड q की वैल्यू मिलेगी, इसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चलिए हम फाइंड कर लेते हैं कि m एंड q की वैल्यू क्या आ रही है, उसे तो पहले हमें फाइंड करना होगा ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन छोटी-छोटी ट्रिक की हेल्प से ही आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप बताएं हमें 11 का होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो सबको याद होता है कि 1 2 1 होता है। यहाँ पर आपने देखा कि कितने डिजिट थे 2 डिजिट थे, तो सबसे पहले हमने लिखा 1, उसके बाद 2, इसके बाद इसी नंबर को हमने रिपीट कर दिया तो 1 हमारा अगेन रिपीट हो गया यहाँ पर। अगर हमें ये करना होता 1 1 1 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करते? यहाँ पर कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो सबसे पहले आप लिखते 1 2 3, इसके बाद इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में रिपीट कर देते, तो यहाँ पर आ जाता 2 1। अगर हमें फाइंड करना होता 1 1 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? यहाँ पर कितने डिजिट है 4, तो ये आ जाता 1 2 3 4। इसके बाद हम इसको रिपीट कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में, हो जाएगा 3 2 1 1 1 1 1 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितने डिजिट है 5 डिजिट है 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। इसके बाद इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे 4 3 2 1। अगर हमें फाइंड करना हुआ 1 1 1 1 1, ये आपका 6 टाइम है इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 टाइम है, तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेंगे। इसके बाद इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे 5 4 3 2 1। सेम इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 1 1 1 ये आपका 9 टाइम्स है, इसका होल स्क्वायर मैं करूँ तो क्या मिलेगा हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहले जाएगा। इसके बाद इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है
ये यही वाला आपका एक्सप्रेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया था। इसके बाद इसे रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख लिया 8 6 7 5 4 3 1। तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ 1 1 1, ये आपका 9 टाइम्स। अगर मैं स्क्वायर को उस साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 2 3 4 9 तक। इसके बाद 8 7 6 4 3 2 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया, 1 1 1 मिल गया। तो यहाँ पर जो ये एम 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 है, ये क्या है आपका 1 1 1 है 9 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एम एम एम, ये आपका 9 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड यहाँ पर क्यू क्या था, ये एम कितने टाइम्स आ रहा था वो क्यू की वैल्यू थी। तो यहाँ पर 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। तो क्यू आपको मिल गया 9 एंड एम की वैल्यू आपको क्या मिल गई, एम अगर देखें तो ये भी एम 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 एम, सारा आपका एम 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 है। तो एम की वैल्यू आपको मिल गई 1। हमें पूछा क्या है, एम एंड क्यू का सम ही तो पूछा है। एम प्लस आप क्यू कर दीजिए तो मिल जाएगा 1 + 9 = 10। अगर आपसे क्वेश्चन में केवल m की वैल्यू पूछी होती, जो हमने सम कैलकुलेट किया है ये नहीं पूछा होता, तो हम दिमाग लगाकर भी इसका आंसर बता सकते थे। अब कैसे दिमाग लगाएंगे वो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका स्क्वायर रूट हमें ये गिवन है m m m। ये नंबर आपका बार बार रिपीट कर रहा है, तो हो सकता है कि ये 0 हो। अब 0 आपका कितने भी नंबर आप टाइम हो सकता है। यहाँ पर q टाइम्स बोला है, q की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि ये 1 हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो सकता है कि 4 हो सकता है कि m की वैल्यू 5 हो सकता है कि 6 हो सकता है कि 7 भी हो सकता है, 8 9 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। ये अगर आपका 0 है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू हमारी ये होती तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको लास्ट डिजिट 1 ही फाइंड करनी है। इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ये तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। इसको अभी हम बाद में चेक कर लेंगे। इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर होल स्क्वायर करके देख लीजिए ना, 9 ही आएगा। इसका आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर करिए क्या आएगा, 16 आएगा। तो लास्ट डिजिट आपको 6 मिल सकता है। इसमें आपको लास्ट डिजिट 5 मिलेगा। इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 9 मिलेगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपको 1 मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो आपके आंसर की पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब आपको पता ही है कि अगर हम 999 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, मैंने आपको पीछे बताया ही था। अगर हम 99999 का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, आपको पता है कि 9 का होल स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो इसको तो हम लिखते ही लिखते थे। एंड यहाँ पर कितने नंबर आप टर्म्स हैं, 4 हैं। 4 - 1 3, 39 हम यहाँ पर लगाएंगे एंड 308 के बाद लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया। आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका रिजल्ट है, ये कुछ इस टाइप का तो है ही नहीं ना। इसका मतलब ये वाला तो आपका पॉसिबल नहीं है। आपका फिर बचा कौन-सा? ये वाला बचा। इसका मतलब जो ये आपका आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ 1 आएगा ये तो हमें पता ही नहीं है। इसको पता करने के लिए हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडीबी। अब एलसीएम एंड एचसीएफ है क्या, इसे हम समझते हैं। एलसीएम किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, जो उन दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। एंड जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, जो उन सभी नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एलसीएम जो है ये क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ये है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर।
अब आपको पता ही है कि फैक्टर होता क्या है। अगर हम बात करें 18 के फैक्टर की तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 ये सारे फैक्टर है 18 के। इसका मतलब ये है कि जो ये फैक्टर निकल रहा है, इससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। आपके जो भी फैक्टर निकलते हैं वो 18 से छोटे ही होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका लास्ट वाला फैक्टर क्या है, 18 है। अगर आप 18 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं एंड उससे आप 18 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो भी आपके फैक्टर निकलते हैं वो 18 से छोटे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल की। किसी भी नंबर का मल्टीपल वही होता है जो उस नंबर के टेबल में आता है या जो नंबर उससे कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 3 की तो ये हो सकता है कि 3 हो, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें 4 के मल्टीपल की या फिर 5 के मल्टीपल की तो 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन। इसका मतलब कि जो आपका मल्टीपल होता है वो आपका इनफाइनाइट तक जा सकता है, बट फैक्टर आपका कितना होता है, फाइनाइट होता है। अगर हमारे पास कोई नंबर n है तो फैक्टर हमेशा हमारा n से छोटा या फिर n के इक्वल होगा, बट मल्टीपल आपका इनफाइनाइट हो सकता है। मल्टीपल, इसे आप याद रखें। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि हमें 18 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर को निकालेंगे। तो 18 का फैक्टर हमें ये मिल गया। इसके बाद हम 24 का फैक्टर निकालेंगे तो 24 का फैक्टर हमें ये मिल गया। इसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर को निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 1 भी कॉमन मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है एंड 6 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर को लिख लिया। बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 6 है, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया 6। बट अगर हम बात करें एलसीएम की तो इसका मतलब होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ दे कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 फाइंड करो तो हम मल्टीपल ऑफ 4 पहले कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद मल्टीपल ऑफ 6 कैलकुलेट करेंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन मल्टीपल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन में हमें 12 मिल जा रहा है, इसके बाद हमें 24 भी कॉमन में मिल रहा है एंड आगे भी हमें कॉमन में मिलता रहेगा, बट हमें लिस्ट फाइंड करना है। तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 12 एंड 24। इसमें लिस्ट कौन सा है, 12 है, तो आपका एलसीएम मिल गया 12। तो यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हम एलसीएम के केस में फैक्टर निकालेंगे एंड एलसीएम के केस में मल्टीपल निकालेंगे। इसके नेम में ही आपका फैक्टर आ रहा है। एलसीएम का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम के केस में हम फैक्टर निकालेंगे एंड एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम के केस में हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। आपका मल्टीपल इनफाइनाइट होता है एंड फैक्टर आपका क्या होता है, फाइनाइट होता है। इसे आप हमेशा याद रखें। हम देख लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करने के मेथड को। सबसे पहला हम मेथड पढ़ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में हम दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दो से ज्यादा नंबर रहेंगे तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है 24 एंड 36 का। अब आपको पता ही है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हम 24 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हम इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3, इसे 3 से करेंगे तो 1। तो 24 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये आ जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3। सेम इसी तरह अगर हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर हमें 3 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। अब हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर वाला प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 3 है, तो इसमें हम लेंगे 2 के पावर 3 एंड इसके बाद 3 भी कॉमन मिल रहा है। 3 के हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 के पावर 2। अगर इसमें कुछ और टर्म होता 7 8 तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 72। हमें एलसीएम मिल गया 72 एंड एचसीएफ मिल गया 12।
हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे। हमें 48 एंड 60 का एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप 48 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आपको मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं। एक मैं करके भी बता दे रही हूँ। 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब इसे हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगर हम 60 को लिखे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले हम एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है एंड यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। आप इसे इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसमें जो लिस्ट पावर है आप उसको ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 के पावर में 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है। इसमें लिस्ट पावर क्या है, ये है 2 के पावर 2, तो इसको हमने ले लिया। एंड कॉमन और क्या मिल रहा है, ये 3 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर लिस्ट पावर में क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ चेक करना ही नहीं है क्योंकि दोनों के पावर सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के पावर 1। अब इसके बाद हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अब तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 12 ही आएगा। अब इसके बाद एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सभी प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर वाला प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर में क्या मिल रहा है, 2 के पावर 4 मिल रहा है, तो इसे हम ले लेंगे। एंड यहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर में क्या मिल रहा है, दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 5 अकेला मिल रहा है, तो 5 हम ले लेते हैं। तो इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 240। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपको केवल 2 नंबर्स में एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ पता है तो आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम पता है तो आप एचसीएफ कर सकते हैं। आपको एक चीज यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर हमें एचसीएफ गिवन हो 12 तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एचसीएफ रख देते हैं 12 मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें नंबर्स कितने गिवन है, 48 एंड 60। तो मल्टीप्लाई में हम कर देते हैं 48 एंड 60। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2880 डिवाइड बाई 12। ये आ जाएगा आपका 240। अब हम बात कर लेते हैं लिस्टिंग फैक्टर मेथड की। इस मेथड से हम एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम लिस्टिंग मल्टीपल मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एचसीएफ एंड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है 60 एंड 36 का। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 60 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 20 भी आपका हो जाएगा एंड 60। अब हम फाइंड कर लेते हैं 36 के फैक्टर। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4। 6 भी आपको कॉमन मिल रहा है तो मैं यहाँ पर 6 भी लिख लेती हूँ। 12 भी कॉमन मिल रहा है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एचसीएफ इक्वल टू 12। अब सेम इसी नंबर का हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम मल्टीपल को फाइंड करते हैं। तो 60 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 60 120 180 240 300। ये आपका इनफाइनाइट तक जाता ही रहेगा। एंड 36 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 36 72 108 120 144 180। अब इसके बाद हम कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया, 120 यहाँ पर कॉमन है, इसे भी हम लिख लेते हैं। 180 भी कॉमन है, इसे भी मैं लिख लेती हूँ।
इसके आगे भी आपको मल्टीपल मिल जाएँगे, बट हमें तो यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो लिस्ट तो आपका 120 ही हो जाएगा, तो आगे आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें मिल गया एलसीएम इक्वल टू 120। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, इधर एचसीएफ करेंगे। हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है 48 एंड 18 का यूजिंग डिवीजन मेथड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिवीजन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 48 एंड 18। इसके बाद अब इसे हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब ये अगेन 2 से हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ये होगा नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा। इसे हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 9। इसे हम 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब इसे हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 3। यहाँ पर अगर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हमें क्या मिल गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 144। अब एचसीएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है 48 एंड 18 का। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 48 बड़ा वाला है, ये 18 स्मॉलेस्ट नंबर है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कोसेंट मिल जाएगा 2 एंड रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 12, क्योंकि ये 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 12। अब इसके बाद हम इस 18 को इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18। इसे हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट मिल जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 12 एंड हमें रिमाइंडर मिल गया 6। अब इसके बाद इस 12 को हम इस 6 रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल गया 2, यहाँ पर आ जाएगा 12 एंड ये हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एचसीएफ इक्वल टू 6। एचसीएफ के केस में हमें इस डिवीजन प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो लास्ट आपका डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें एचसीएफ 6 मिल गया। एचसीएफ के लिए हम एक और एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है 4950 एंड 3825 का। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये है। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे इस स्मॉलेस्ट नंबर से। तो यहाँ पर आ जाएगा 4950 डिवाइड बाई 3825। यहाँ पर हमें कोसेंट मिल जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3825। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1125। अब इस डिवाइजर को हम इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3825 डिवाइड बाई 1125। ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3375। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 450। अब इसके बाद इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1125 डिवाइड बाई 450। ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 225। अब इसके बाद इस रिमाइंडर से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 450 डिवाइड बाई 225। ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 450। यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गया 0। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जो ये डिवाइजर है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस केस में हमें एचसीएफ मिल गया 225। मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो जब भी आपको एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना रहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करें, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। मैंने बाकी के मेथड्स को इसलिए बता दिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूसरे दूसरे मेथड्स इजी लगते हैं, तो आपको जो मेथड्स इजी लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 216 इज 72, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आप डायरेक्टली भी इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, बट मैंने आपको एक रिलेशन बताया था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
ये केवल 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है। अगर आपके नंबर्स 2 से ज़्यादा है, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ पर ये रिलेशन आपका काम नहीं आएगा। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में केवल 2 नंबर्स गिवन है, तो हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें एचसीएफ गिवन है 72, तो एलसीएम मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 144 मल्टीप्लाई 216, ये आ जाएगा आपका 31104। जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 31104 डिवाइड बाई 72, तो ये हमें मिल गया 432। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42, 56 एंड 98। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं क्योंकि वही आपका सिंपलेस्ट मेथड होता है। तो 42 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अगर हम 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7। एंड अगर 98 का करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन-कौन से हैं? ये 2 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2, बट लीस्ट पावर क्या है 2 के? 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 1। एंड इसके बाद इन तीनों में कौन-सा कॉमन है? 7 कॉमन है, बट 7 के लीस्ट पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमें इसका एचसीएफ मिल गया 14। बट अगर हम बात करें एलसीएम की, तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 2 है, इसके मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 भी हमारा आ जाएगा। एंड यहाँ पर 7 भी है, तो 7 के मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। आप इस क्वेश्चन को बाय एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 7, 14, 21 एंड 28। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके? तो यहाँ पर इस ऑप्शन में 7 भी इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 14 भी इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 21 एंड 28 नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बचे कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। बट हमें फाइंड क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपकी हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है? 14 है, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। यहाँ पर हमें एचसीएफ मिल गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है 30, 42 एंड 135 का। तो इसे भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें गिवन है 3, 6, 15 एंड 42। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके? तो यहाँ पर जो नंबर 30, 42 एंड 135 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो 30 से छोटा ही होगा, क्योंकि इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 30 है। 30 को वही नंबर डिवाइड कर सकता है जो 30 हो या फिर 30 से छोटा हो। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 3 है, 6 है, 15 है, यहाँ पर 42 है जो 30 से बड़ा है, तो इसे तो आप लेंगे नहीं, तो ये आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपका ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन। तो इसमें से हम चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम 15 को चेक कर लेते हैं। क्या 15 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है तो 2 आ रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो 15 भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद हम 6 को चेक कर लेते हैं। 6 आपका 30 को डिवाइड कर रहा है क्या? ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है। अब हम 42 को चेक कर लेते हैं, ये भी 6 से डिवाइड हो जा रहा है। अब इसके बाद हम 135 को चेक कर लेते हैं। ये 135 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? ये बचा, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। 30 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो ये आपको मिल जाएगा 15, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 42 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये भी आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये आपको मिल गया 1, यहाँ पर आ गया 4। अगर हम 135 को 3 से डिवाइड करें तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट इज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम एंड एचसीएफ हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन का, तो इसका कुछ फार्मूला होता है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मैं लिखती हूँ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सेम इसी तरह अगर हम एचसीएफ फाइंड करें, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
अगर आप इस फार्मूले को ध्यान दें तो एलसीएम के केस में आपका न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाता है, तो बचा क्या, डिनोमिनेटर बचा, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ हो जाएगा। सेम इसी तरह एचसीएफ के केस में आपका न्यूमरेटर में एचसीएफ हो जाएगा, तो बचा क्या, डिनोमिनेटर, तो इसमें ऑटोमेटिकली एलसीएम होगा। हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूले पर बेस्ड। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है 2/3 एंड 3/5 का। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 2 एंड 3, जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। इसके बाद एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 3 एंड 5 है, इसका अगर हम एचसीएफ फाइंड करें तो हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि कॉमन क्या है 1 ही तो कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं। तो इस फ्रैक्शन का हमें एलसीएम मिल गया 6। अब इसके बाद इस फ्रैक्शन का हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 15, तो हमें एचसीएफ मिल गया 1/15। हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है 2/3, 4/5, 6/7 एंड 8/9 का। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में क्या है 2, 4, 6 एंड 8। इसके बाद डिनोमिनेटर में हो जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3, 5, 7 एंड 9। जब हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24 एंड इसका एचसीएफ आ जाएगा 1, तो हमें इसका एलसीएम मिल गया 24। अब इसके बाद हम एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं इस फ्रैक्शन का। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, न्यूमरेटर में क्या है 2, 4, 6 एंड 8। इसके बाद डिनोमिनेटर में हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड 9। तो ये है हमारा फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड ये है एलसीएम। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है 1.2, 0.75 एंड 3.5 का। तो इस डेसिमल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ये क्या हो जाएगा आपका 12/10, ये क्या हो जाएगा 75/100, ये आपका हो जाएगा 35/100। जब हम इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा आपका 7/2। अब इसके बाद हम ये फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 6, 3, 7 डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 5, 4, 2। तो ये आ जाएगा आपका 42/1, हमें एलसीएम मिल गया 42। इसके बाद हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 6, 3, 7 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5, 4, 2। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 20। तो हमें इस फ्रैक्शन का एचसीएफ मिल गया 1/20 एंड एलसीएम मिल गया 42। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।